Hello everyone. So this is the lecture number 6 of genetic engineering series. इसमें हम पढ़ेंगे जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी. ओके, सो जीनोमिक लाइब्रेरी होता क्या है. सबसे पहले तो ये जान लो कि हम बेसिकली एक लाइब्रेरी रखे हैं. वहाँ पर जीन्स का कलेक्शन है, डीएनए जीन्स इनका कलेक्शन है डिफरेंट. ठीक है, इसे हम कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी. अब एक होता है cDNA लाइब्रेरी, जहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का कलेक्शन रखे हुए हैं डिफरेंट. ठीक है, हाँ, इनमें डिफरेंस क्या है. दोनों ही डीएनए है, दोनों ही जीन्स है, दोनों ही जीन के सेगमेंट्स है. तो डिफरेंस इतना है कि जीनोमिक लाइब्रेरी जो होता है उसमें पूरा सेगमेंट होता है डीएनए का. राइट, मतलब उसमें नॉन कोडेबल रीजन भी है और कोडेबल रीजन भी है. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का एंटायर सीक्वेंस, जीनोम का एंटायर सीक्वेंस होता है जीनोमिक लाइब्रेरी में. लेकिन cDNA लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं उतना पार्ट. मतलब जो सिर्फ कोडेबल रीजन होता है, जो कुछ एक्सप्रेस करने वाला होता है, कुछ प्रोटीन कोड करने वाला होता है, उतना रीजन ही प्रेजेंट होता है cDNA लाइब्रेरी में. ठीक है, किसी समझो किसी प्रोटीन है, उसमें जो आरएनए है, वो आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से डीएनए में कन्वर्ट किया, फिर उसको हमने स्टोर कर लिया उस इंफॉर्मेशन को. ठीक है, ये होता है cDNA लाइब्रेरी. ना जीनोमिक लाइब्रेरी का हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि ए जीनोमिक लाइब्रेरी इज़ ए कलेक्शन of clones that include all the DNA from an organism. It consists of a full set of DNA in an organism. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, includes all of its genes. Carries all the information needed to build and maintain an organism. ठीक है, it includes all of the codable and non-codable regions of a genome. राइट, तो ये होता है जीनोमिक लाइब्रेरी. अब जीनोम क्या होते हैं. जीनोम होता है एक फुल सेट ऑफ डीएनए इन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन्स. अगर हम जीनोम का एक छोटा सा ब्लू कलर से लिखते हैं, डेफिनेशन लिखना चाहे जीनोम. ठीक है, इट इज़ द फुल सेट of DNA in an organism that includes
all of the gene carrying all the information. ठीक है, information. ठीक है. Now सो फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक जीनोमिक लाइब्रेरी है जो कि ई कोलाई का है. ठीक है, तो उस ई कोलाई के जीनोमिक लाइब्रेरी में उसके सारे जीन्स प्रेजेंट है. मतलब वो पूरा का पूरा जीनोम प्रेजेंट है जिसमें उसके कोडेबल और नॉन कोडेबल रीजन्स प्रेजेंट है. मतलब कि सारा जीनोम प्रेजेंट है. ऐसा नहीं कि नॉन कोडेबल रीजन है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया, नहीं, सारा का सारा रीजन प्रेजेंट है जीन का. सारा पूरा का पूरा जीनोम प्रेजेंट है, पूरे डीएनए प्रेजेंट है. ठीक है. अब क्या होता है कि कोडेबल और नॉन कोडेबल रीजन प्रेजेंट है, पर उसका काम क्या है? तो दिस जीनोमिक library allows any desired gene, जो भी हमारा desired gene है उसको हम वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, मतलब ये पूरा जीनोम है, समझो उसका इस पोर्शन में हमारा टारगेट डीएनए है, उसको हमने वहाँ से रिट्रीव किया. ठीक है, और फिर उसको स्टडी करने के लिए हमने फर्दर प्रोसेस जो भी हमारा है उसको किया. ठीक है, इसलिए हम जीनोमिक लाइब्रेरी को यूजुअली क्रिएट करते हैं. नाउ जीनोमिक लाइब्रेरी बनता कैसे है? तो पहले तो हम सेल में से डीएनए को प्योरीफाई करेंगे. ठीक है, फिर इस डीएनए को हम कोई भी सूटेबल वेक्टर है उसमें इंसर्ट कर देंगे. फिर इस वेक्टर को होस्ट में डाल देंगे. फिर ये जो होस्ट है वो डिवाइड करेगा, क्लोनिंग करेगा, तो हमारे इस जीन का भी क्लोनिंग होता रहेगा. ठीक है, इसका ये जो कल्चर है ना, ये जो कल्चर हमने किया है इसको फर्दर हम सब कल्चर कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं अमंग डिफरेंट साइंटिस्ट्स. ठीक है, ऐसे ही काम करता है. ओके, तो अगर हम इसको स्टेप वाइज लिखना चाहें, येलो कलर से लिखते हैं यहाँ पे स्टेप्स. ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए एंड वेक्टर. ठीक है, तो हमने हमारे जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट किया. ठीक है, और हमारे जो भी वेक्टर है जिसका हम यूज़ करके हम हमारे जीनोमिक डीएनए को एक होस्ट के अंदर क्लोन करवाएंगे, उस वेक्टर को आइसोलेट किया. फॉर एग्ज़ाम्पल समझो हमने यैक या बैक या लैम्डा फेज, ठीक है, इन वेक्टर्स का यूज़ किया. ठीक है, एट्सेट्रा. ठीक है, और हमारे जीनोमिक डीएनए को भी एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया. कैसे? जो भी सेल है, समझो ई कोलाई है, उसका लाइसिस किया, फिर जो उसका जीनोम है, उसके डीएनए है, उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया. हाँ, बहुत गुचड़ पुचड़ लग रहा है तो इसको मैं हटा देती हूँ. ठीक है, ऐसा ठीक है. नाउ सेकेंड जो हमारा स्टेप होता है वो होता है डीएनए जनरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स. ठीक है, तो हमने जो हमारा जीनोमिक डीएनए उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद उसके फ्रैगमेंट्स जनरेट कर लिए. ठीक है, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स जो भी है उसके हमने जनरेट कर लिए. फिर नेक्स्ट स्टेप होता है मतलब रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, जिसका यूज़ करके हमने डाइजेशन फ्रैगमेंट्स बनाया है. ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप है मैकेनिकल शेयरिंग। अब ये सब मैं अच्छे से आपको एक एक करके इसके स्टेप्स नीचे बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है लाइगेशन ऑफ डीएनए, ये तो समझ में आ जाएगा, इनटू ए वेक्टर सिस्टम। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हमारा जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको हमने हमारे होस्ट सेल में जो क्लोन करवाएगा उसको उसमें ट्रांसफॉर्म करा दिया। फिर लास्ट स्टेप है लाइब्रेरी स्क्रीनिंग। अब ये सब क्या होते हैं, ये सारे जो स्टेप्स मैंने बोले वो सब क्या होते हैं, ये एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए एंड वेक्टर, ठीक है। अब क्या होता है, जो जीनोमिक डीएनए है उसको डायरेक्टली हम जो भी स्टैंडर्ड हमारा प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। फॉलो टू एक्सट्रैक्ट द जीनोमिक डीएनए, ठीक है। और इवन रेड्यूस किट भी आते हैं, और यूज़ ऑफ रेडीमेड जो भी है, ठीक है, रेडीमेड या रेडी टू यूज़ सही रहेगा, ठीक है, रेडी टू यूज़ किट, उनका यूज़ करके भी हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे ऐसे करके लिख देती हूँ, सेल लाइसिस, फिर उसके बाद जो भी उसका अनवांटेड प्रोटीन्स है, वैसे तो सब कुछ अनवांटेड ही है डीएनए को छोड़ के, उनको रिमूवल ऑफ प्रोटीन्स, अनवांटेड प्रोटीन्स लिख देती हूँ, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रोटीन्स एंड इम्प्योरिटीज़, जो भी इम्प्योरिटीज़ है उनको हटा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद आएगा डीएनए का इल्यूशन, हमने इल्यूट आउट कर दिया हमारे डीएनए को। तो अपने डीएनए एक्सट्रैक्शन का, डीएनए एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन का एक्सपेरिमेंट किया होगा, आई एम श्योर ऑफ इट, क्योंकि अब अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। उसके पहले जो हमें पढ़ाए जाते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जो भी सिलेबस होता है उसमें डीएनए एक्सट्रैक्शन वाला एक प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें आपने ये किया होगा, तो उसको याद कर लो, ठीक है। कि हम पहले सेल लाइसिस बनाना, मोस्टली बनाना का करते हैं, हम याद होगा कि एक पैकेट में हम लोग बनाना को और डिटर्जेंट को भर देते हैं, एंड बहुत सारा प्रोसेस होता है उसमें, और फिर फाइनली उसको मैकेनिकल शेयरिंग से उसको ब्रेक करते पूरा से अच्छे से, है ना, ऐसे मैश कर देते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं, और जैसे चिल्ड इथेनॉल डालते हैं हमारा डीएनए ऊपर एक वाइट फिल्म की तरह, मतलब एक वाइट फाइबर की तरह निकल आता है, ठीक है। इतना याद होगा आपको, ठीक है। उसके बाद हमने हमारा वेक्टर निकाल लिया इसी तरह से, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। उसके भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये कर लिया। उसके बाद हमने डीएनए के फ्रैगमेंट्स को जनरेट किया, अब ये किससे करते हैं हम, यूजिंग रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के प्रोसेस से और मैकेनिकल शेयरिंग की प्रोसेस से हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन में क्या यूज़ होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ करके हम मतलब क्या कहना चाहिए कि टारगेटली हम पर्टिकुलर सीक्वेंस को कट कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो किस टारगेट सीक्वेंस पे जाके अपना कट लगाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक साइट में जाके पहले रिकॉग्नाइज करेगा, फिर उससे कट लगाएगा, ओके, जिससे स्टिक या ब्लंट एंड बनेंगे। फिर उस स्टिकी या ब्लंट एंड को यूज़ करके, मतलब मोस्टली हम स्टिकी एंड को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इजी होता है, ठीक है। कहाँ पे थे हम? स्टिकी एंड को बनाया हमने रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से, ठीक है। या फिर हम मैकेनिकल शेयरिंग से भी कट कर सकते हैं डीएनए को डायरेक्टली, उससे मोस्टली ब्लंट एंड बनता है, उसमें ज़्यादा कोई बाद में मतलब प्रोसेस नहीं लगते हैं, पर मोस्टली रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन वाला जो पार्ट है ना वो ज़्यादा बेटर होता है, आई थिंक सो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट था लाइगेशन ऑफ डीएनए इनटू ए वेक्टर। फिर हमने जो अभी वेक्टर आइसोलेट किया था फर्स्ट पार्ट पे, यहाँ पे जो हमने वेक्टर आइसोलेट किया उसमें हम अपने जो डीएनए फ्रैगमेंट है उसको लाइगेट कर देंगे, ठीक है। तो इंसर्शन ऑफ डीएनए इनटू ए सूटेबल वेक्टर, हमें एक सूटेबल वेक्टर भी ढूंढना पड़ता है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो टारगेट जीनोम सीक्वेंस ले रहे हैं वो उसको जो हमारा वेक्टर है उसको कैपेसिटेट कर पाएगा कि नहीं, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि नहीं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो कॉस्मेट प्लाज्मिड ही है, छोटे अगर हो तो, और बैक्टीरियोफेजेस भी यूज़ होते हैं, और ज़्यादातर बैक याक भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, प्लाज्मिड, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो भी हमारा क्लोनिंग वेक्टर है उसमें हमने हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल दिया, फिर उसके बाद उसका स्क्रीनिंग किया, ठीक है, स्क्रीनिंग करके उसका सिलेक्शन किया, सिलेक्ट करके उसको फर्दर क्लोन कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन of recombinant DNA into the host. तो इस स्टेप में हम डायरेक्टली हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको इंसर्ट कर देते हैं होस्ट सेल में। हम मोस्टली होस्ट में ई कोलाई को रखते हैं, तो हम यहाँ पे एज एन एग्जांपल ई कोलाई लिख देते हैं कि क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में ई कोलाइज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है यूजुअली क्लोनिंग में, ठीक है। ऐसे अगर हमें इंसर्ट करना है और उसके बाद क्लोन कराना है हमारे टारगेट डीएनए को, और हम साथ में ईस्ट का भी यूज़ करते हैं क्योंकि यूकैरियोट्स ईस्ट यूकैरियोट में आता है, तो उसके जो सिस्टम है वो मोस्टली यूकैरियोट से अलाइन करते हैं, तो वहाँ पर इजी हो जाता है किसी भी प्रोसेस को, जैसे ट्रांसक्रिप्शन को करना, ठीक है, या फिर ट्रांसलेशन को करना, ओके। फिर इन इकोलाई सेल को हम फर्दर कल्चर भी करा देते, ठीक है, उसको कल्चर मीडिया में रख के उसका कल्चर करा देते हैं, तो उससे हमारा जो क्लोनिंग है वो होता रहता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है लाइब्रेरी स्क्रीनिंग। अब लाइब्रेरी स्क्रीनिंग में क्या होता है, ये हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाइज जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करता है। हम जैसे कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, समझ जाओगे, कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे और भी मेथड्स होते हैं,
ठीक है। उसमें बैक्टीरियल पर्टिकुलर बैक्टीरियल कॉलोनी का सिलेक्शन करते हैं जिसमें हमारा डिज़ायर्ड जीन है प्लाज्मिड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम सिलेक्ट्स बैक्टीरियल colonies selects bacterial colonies containing desired gene या DNA, ठीक है। अब ये था हमने कैसे बनाया हमारे जीनोमिक लाइब्रेरी को, पर जीनोमिक लाइब्रेरी बनाया तो उनका फिर यूजेस क्या है, उनके यूजेस क्या है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट यूज़ हम देखेंगे कि वो है जीन आइडेंटिफिकेशन। जीन आइडेंटिफिकेशन के बाद है जीन आइडेंटिफिकेशन के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि हम जीन्स को आइसोलेट करा रहे हैं, फिर उसको फंक्शनल एनालिसिस कर रहे हैं। फंक्शनल एनालिसिस में जैसे उसका एक्सप्रेशन क्या है वो देख सकते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन पैटर्न क्या है। तो जो भी मैं बोल रही हूँ ना उसको लिख लेना क्योंकि वो दिमाग में आ रहा है तो बोल दे रही हूँ। सो जीन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लोनिंग, या फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग में, ठीक है, जिसमें होल जीनोम सीक्वेंसिंग हो सकता है या कंपैरेटिव जीनोमिक्स जो भी है जिसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को हम पढ़ते हैं, ठीक है। जीनोम मैपिंग भी हम कर सकते हैं नहीं, मतलब ये उसके यूजेस है। हम लोगों ने जीनोम लाइब्रेरी बनाई है उसकी यूजेस है ये सब, ठीक है। जीनोम मैपिंग हो गया और उसके जैसे हम जीन एक्सप्रेशन स्टडीज़, मतलब कि उसने कैसा प्रोटीन बनाया है, ठीक है, और वो किस कंडीशन में सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है, ये सब भी हम स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके जो म्यूटेंट्स हैं उसकी स्क्रीनिंग में भी हम जीनोम लाइब्रेरी को यूज़ कर सकते हैं, जीनोमिक लाइब्रेरी को, ओके। और फर्दर मेडिकल रिसर्च में भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ड्रग डिस्कवरी, ओके, या फिर डिसीज़ रिलेटेड स्टडीज़, ड्रग डिस्कवरी या फिर उसके टारगेट की स्टडीज़, ठीक है, टारगेट का आइडेंटिफिकेशन और स्टडीज़, ठीक है। तो इतना देख लिया हमने जीनोमिक लाइब्रेरी में। और भी कुछ होते हैं जैसे कि जीन थेरेपी या फिर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ हो सकता है जैसे कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट, या फिर जैसे जो GMOs होते हैं हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके लिए, जैसे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजिकल या फिर इवोल्यूशनरी स्टडीज़ में, ओके, इवोल्यूशनरी स्टडीज़ में इसके यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हर एक पॉइंट्स में आप चाहो तो अच्छे से लिख सकते हो, ओके। तो ये उसके यूजेस थे। नाउ नेक्स्ट हमारा जो है ये हमारा पूरा हो गया जीनोमिक लाइब्रेरी के ऊपर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे cDNA लाइब्रेरी। तो ये था जीनोमिक लाइब्रेरी। नाउ cDNA लाइब्रेरी, ओके। जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में हमने जितना पढ़ा था उसमें हमने थोड़ा सा आइडिया cDNA लाइब्रेरी का भी लिया था शुरुआत में। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर
उसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। सो cDNA लाइब्रेरी इज़ ए कलेक्शन ऑफ DNA, या फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री DNA, ठीक है। cDNA मतलब कॉम्प्लीमेंट्री DNA, cDNA फ्रैगमेंट्स, ठीक है। और हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA के बारे में एक छोटा सा लिख लेते हैं। किस कलर से लिखे, हम ग्रीन से लिख लेते हैं, ठीक है। सो cDNA इज़ DNA, समझ जाओगे ना कि ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA, कॉम्प्लीमेंट्री DNA, ठीक है। cDNA is DNA which is synthesized from a single stranded RNA template। मोस्टली ये होता है mRNA मतलब कि मैसेंजर RNA, ठीक है, ठीक है। और इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का हेल्प लेते हैं यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन, ओके। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा mRNA है जो कि फंक्शनल पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये प्रोटीन को कोड करने वाला है, इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा cDNA है, और फिर इसको हमारे लाइब्रेरी में हम रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा cDNA लाइब्रेरी है, वहाँ पे इसको फर्दर रख लेते हैं। अब इसके प्रोसीजर में डायरेक्टली हम स्टेप्स देखते हैं। अब इसमें हम स्टेप्स देखेंगे, तो जो स्टेप है ना उसको हम डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा mRNA है, ये हमारा mRNA है, ओके। ये उसका 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम एंड है। अब आपको पता होगा कि जब प्रोसेसिंग होती है तो, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ओके। हाँ, तो जब प्रोसेसिंग होती है तो यहाँ पर एक पॉली ए टेलिंग होती है, ठीक है। पॉली ए टेलिंग जो होती है उसमें जो 3 प्राइम एंड है, वहाँ पे एक टेल बनता है ए का, इसलिए उसको पॉली ए टेलिंग कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा 3 प्राइम एंड है, ये हमारा पॉली ए टेल है, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारे और ए। अब जो पॉली ए टेल है और ये mRNA 5 प्राइम एंड है, ठीक है। ये mRNA हमारा ये पूरा। अब यहाँ पर हम अनीलिंग करेंगे, अनील ओलिगो DT प्राइमर। इसका मतलब क्या होता है, ओलिगो DT प्राइमर? ओलिगो DT प्राइमर जो है वो है ऐसा, ठीक है। ये समझो प्राइमर है, ठीक है। अब इसको हम अनील कर देंगे इस 3 प्राइम एंड में, तो ये कैसा दिखेगा, जैसे ए है, यहाँ पे टी लग गया, और ये 5 प्राइम एंड हो गया और ये 3 प्राइम एंड हो गया, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम लगता है ना, ओके। अब इसका क्या करेंगे हम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो जो हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगाया यहाँ पर, तो ये जो हमारा mRNA है वो डबल स्टैंडर्ड, सॉरी अभी हम डबल स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ पे ये हमारा mRNA है जो इसका 5 प्राइम एंड है, ये पॉली ए टेल है, ठीक है। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री DNA बन गया है, ये था हमारा ऊपर वाला mRNA और ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री DNA, और ये वही हमारा प्राइमर लगा हुआ है अभी भी, ओके। अरे इरेज़र,
अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर दिया हमने, उसके बाद हमने यहाँ पे RNase H का यूज़ किया। RNase H की जगह हम NaOH का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे थोड़ी जगह की और ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, बेटर, इतने में हो जाएगा हमारा काम आई थिंक। ओके, सो RNase H है, उसको जब हम RNase H लगाएंगे तो ये जो डबल स्ट्रैंड बन गया है कॉम्प्लीमेंट्री DNA और mRNA का, उससे सिर्फ हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री DNA निकल आएगा। ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री DNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड cDNA, जिसका यहाँ पे पॉली T टेल है। ओके, अब इसका जो ये वाला एंड है ना, 3' एंड, वो एक हेयर पिन लूप बनाने लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, हेयर पिन लूप। अब ये जो हेयर पिन लूप है, इसमें हम DNA polymerase uses hairpin loop as primer। अब क्या किया, जो DNA पॉल है उसने इस हेयर पिन लूप को एज अ प्राइमर यूज़ कर लिया। ठीक है, ये जो हेयर पिन लूप बन गया, ये DNA पॉल ने समझा कि ये है एक हमारा क्या प्राइमर, और ये यहाँ पर अटैच्ड है। प्राइमर ऐसे लूप बन गया तो ये अटैच हो गया यहाँ से, और यहाँ पर आके अटैच हो गया हमारा DNA पॉलीमरेज, और जाके यहाँ पर फर्दर पॉलीमराइज करने लग गया, और यहाँ पर जो सेकेंड स्ट्रैंड है उसको बनाने लग गया। ओके, तो इसको मैंने मिटा रही है जो ग्रीन कलर से, आप समझ जाओगे। ओके, और यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया, जिसमें ये पॉली T टेल है, 5' एंड, और यहाँ पे ये पॉली A टेल है जो कि 3' एंड है, और यहाँ पर अभी भी ये लूप बना हुआ है। ठीक है, तो इस लूप को क्लीव करने के लिए हमने S1 न्यूक्लियस से ट्रीट किया। ठीक है, तो ये जो लूप है वो क्लीव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू क्लीव द लूप। ये जो लूप क्रिएट हुआ है यहाँ पर, ये वाला जो लूप क्रिएट हुआ है, इसको क्लीव करने के लिए हमने S1 न्यूक्लियस का यूज़ किया। फिर इस S1 न्यूक्लियस ने हमारा डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना दिया। ठीक है, ये हमारा 3' है, ये 5', और यहाँ पे पॉली T टेल है 5' और 3'। ओके, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लीमेंट्री DNA बन गया। ठीक है, तो ये स्टेप्स थे किसके, cDNA बनाने के। तो अगर चाहो तो मैं एक स्लाइड में इसका शॉर्ट में लिख देती हूँ। ठीक है, एक शॉर्ट ओलिगो DT chain is hybridized to the poly A tail of an mRNA strand। ठीक है, the oligo DT segment serve as primer for the reverse transcriptase। ठीक है, which synthesizes the other strand of the DNA called complementary DNA। ठीक है,
फिर उसके बाद दी cDNA and forms हेयरपिन लूप बनाया एंड दिस ये कब बना, जब हमने उसको ट्रीट किया था किससे, RNase H से, तो वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया और जो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA उसका जो एंड है उसने हेयरपिन लूप बना दिया। तो इतना लिख लेना इस पार्ट में, ठीक है, यहाँ पर इस पोर्शन पे लिख लेना इतना पार्ट आप अपने खुद के लैंग्वेज में। फिर उसके बाद जो DNA पॉलीमरेज 1 है, ठीक है, सो द DNA Pol 1 uses this loop as primer and completes the polymerization of the other strand of the cDNA, of the single strand of cDNA लिख देते हैं, ठीक है, of the single strand of हमारा कॉम्प्लीमेंट्री DNA, ठीक है। फिर ये हो गया, और जो लास्ट में जो लूप है उसको हमने किससे क्या किया था, द लूप इज़ देन क्लीव्ड, बताओ किससे क्लीव किया था बिना पीछे जाए, देन क्लीव्ड यूजिंग S1 न्यूक्लियस, ठीक है, टू प्रोड्यूस ए डबल स्ट्रैंडेड cDNA। ओके, तो यहाँ पे हमारा cDNA वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमारा जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी पूरा कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे जीनोम मैपिंग, ठीक है। सो अभी के लिए बाय बाय।